नमस्कार, स्वागत है आपका नादिर टीवी के खास कार्यक्रम सॉल्यूशन में। मैं हूं आपके साथ पर। यूँ तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि खूबसूरती या सुंदरता ऊपर वाले की देन होती है, प्रकृति की देन होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है, फेयरनेस होती है, उनके फीचर्स बहुत शार्प होते हैं। लेकिन अब जो है जनरेशन चेंज हो गई है और टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है और साइंस भी बहुत डेवलप हो गई है। और ऐसे में जब आज हम बात कर रहे हैं आपकी ब्यूटी की, आपकी सुंदरता की, तो आज बात घरेलू नुस्खों से नहीं, आज बात होगी कुछ टेक्नोलॉजी के साथ। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर अभिजीत पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पेशेंट्स को। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको। डॉक्टर अभिजीत, बहुत स्वागत है आपका नादिर टीवी पर। हमारे प्रोग्राम सॉल्यूशन में आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों को लेकर जिसको लेकर ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर अभिजीत। डॉक्टर अभिजीत, सबसे पहले जैसे कि हमारे व्यूअर्स देख भी रहे हैं, पहले मैं बता दूं ये कॉल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में और विदाउट किसी अपॉइंटमेंट, किसी चीज़ की रोक टोक के बगैर, टाइम ना गवाते हुए आप कॉल कर लीजिए और डॉक्टर अभिजीत से आप बात कर सकते हैं। यहीं आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। डॉक्टर अभिजीत, लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में हम अपने व्यूअर्स को बता भी रहे हैं, जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है कि लेज़र ट्रीटमेंट होता क्या है, इसका कितना खर्च आता है और कैसे आप इसको करते हैं, क्या नुकसान है, कितना प्रभावी है, डिटेल में लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। लेज़र ट्रीटमेंट कई सारे होते हैं, जैसे टैटू रिमूवल के लिए होता है, या फिर वाइट स्पॉट्स के लिए ज़ीमर लेज़र्स आते हैं, या फिर हेयर रिमूवल के लिए डायोड लेज़र हैं, IPL लेज़र्स हैं, फेशियल होते हैं। तो इसमें बहुत सारे लेज़र्स हैं जो हमारे समय समय पे अपने स्किन पे यूज़ किए जाते हैं अगर हमें उनकी ज़रूरत है। और अंडर द मेडिकल जो एक प्रोफेशनलिस्ट होते हैं जिनके एक्सपर्ट के अंडर में ही किए जाते हैं। जैसे हेयर रिमूवल के लिए डायोड लेज़र यूज़ होता है जो 808 नैनोमीटर में बना होता है, तो US FDA अप्रूव्ड होना चाहिए। हम उससे लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं, पर वो रिमूवल नहीं होता, रिडक्शन होता है। 7-8 साल, 8 साल, 7 साल, 6 साल सबकी हेयर साइकिल और हार्मोनल डिसबैलेंस पे इफ़ेक्ट करता है ये सब चीज़ें। तो अपने हेयर रिमूव होते हैं, बट फिर भी जो चीज़ हम हर महीने हर समय पे टेंशन पे रहते हैं वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और हम एक छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण लड़कियों को चिन पे हेयर्स आ जाते हैं या फिर उनको मतलब हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है फुल बॉडी पे, तो हम उन्हें फुल बॉडी लेज़र कर सकते हैं, फेस पे लेज़र कर सकते हैं। उसके कारण हरापन ख़त्म हो जाता है। बाल जो कंटिन्यूसली हर तीसरे दिन में आ रहा था वो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद आता है। बाल धीरे धीरे बड़े मतलब मोटे बाल से पतला बाल हो जाता है, रोएं बन जाते हैं और फिर वो आना बंद हो जाते हैं। तो उससे कई बार हमारी जो समस्याएं होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स होते हैं, तो समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं, गंभीरता हो जाती है कि परिवार टूटने तक आ जाती हैं। कई सारे लोगों में केसेस मैंने देखे। तो उनके लिए तो ये वरदान है लेज़र, जो मतलब हेयर रिमूवल होता है, बाल हट जाते हैं और शाइनिंग आ जाती है फेस पे, हरापन ख़त्म हो जाता है, डार्कनेस ख़त्म हो जाती है और आप रोज़ रोज़ के झंझटों से बच सकते हैं। थोड़ा सा महंगा है, बट अब उन चीज़ों को सस्ता करने में हम सफल हो रहे हैं और धीरे धीरे अग्रसर ही रहेंगे इस चीज़ के लिए। फिर टैटू आते हैं। टैटू कुछ परमानेंट होते हैं या बर्थ मार्क होते हैं या पिगमेंटेशन हो रहा हो किसी को, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टैटू रिमूवल लेज़र्स। तो उसका पीको लेज़र्स आते हैं, क्यूसेच आते हैं, तो उनसे हम उनको परमानेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि पुलिस की भर्ती में कई बार टैटू लड़के बना लेते थे बचपन में मेले में जाके, और फिर उसके बाद उन्हें भर्ती में भर्ती नहीं किया जा सकता था, तो उसके कारण वो लोग जला लेते थे। कई सारे लोग आए मेरे पास जिन्होंने जला लिया अपने टैटू को पूरी तरीके से, या फिर प्रेमी प्रेमिका ने बनवा लिया एक दूसरे के ऊपर टैटू, अब ब्रेकअप हो गया, अब दूसरे से शादी करनी, क्या करना है, तो उन्होंने जला लिया, कहीं उसके ऊपर और टैटू बनवा लिया, एग्रेसिव हो गए, फिर उनकी नौकरी लगी तो वो नौकरी नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से लेज़र जो पद्धति है उससे डरना नहीं चाहिए। लेज़र इन है, और बच्चेदानी के ऑपरेशन हो रहे हैं लेज़र से, आंखों के दूरबीन के ऑपरेशन हो रहे हैं लेज़र हो रहे हैं, लेज़र लाइट शोज़ हो रहे हैं, तो लेज़र इतना हार्मफुल नहीं है। अगर स्किन की बात आती है तो आप थोड़ा सा मतलब भरोसा रखें अपने डॉक्टर्स पे जो एक्सपर्ट हैं, जिनका नाम सुना हो आपने, काम देखा हो दूसरों से, तो उस पर आप जाके अपना काम कराइए और उस चीज़ों से परमानेंटली एक निदान मिलेगा आपको। दूसरा, आपकी खूबसूरती बढ़ेगी। रिप्रेजेंटेटिव दिखना चाहिए, खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, बट मेन चीज़ ये है कि समटाइम्स आपको रिप्रेजेंटेटिव होना क्या दिक्कत है, कम पैसों में परमानेंट मेकअप हो, आप रोज़ एक मेकअप करो, और एक इनर ब्यूटी होती है वो एक अलग मायने रखती है। जो जैसे कि मैं हूँ अभी आपके सामने टीवी पे आया हूँ, पर मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, तो इट्स एन इनर ब्यूटी। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज रहता है। अगर आप कुछ फेस पे मेकअप ही मेकअप रोज़ करोगे तो समटाइम्स
स्किन को ख़राब कर सकता है। बिल्कुल। और स्किन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं और लेज़र के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हम और भी डीप अपनी ब्यूटी के बारे में हम कैसे उसे एनहेंस कर सकते हैं। खासतौर पर वो लोग जो चाह रहे हैं लेकिन वो सोच नहीं पा रहे हैं कि हम आखिर कैसे सोचें, क्योंकि कई बार तो जेब भी आपकी गवारा नहीं करती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आप आज बात कर सकते हैं डॉक्टर अभिजीत से, माफ़ कीजिए। और आप कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं, कॉल नंबर्स, इन पर आप कॉन्टैक्ट करके कॉल कीजिए और डॉक्टर अभिजीत से डायरेक्ट बात कर लीजिए। डॉक्टर अभिजीत यहीं आपको सॉल्यूशन बताएंगे लेजर्स के बारे में, आपके हेयर फॉल के बारे में, आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, वेदर आप चाहते हैं कि विग बनवाना, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन इसी प्रोग्राम में आपको मिलेगा जिसका नाम है सॉल्यूशन। डॉक्टर अभिजीत, मैं आगे बढ़ रही हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने हेयर्स के बारे में डिस्कस किया, आपने कहा हेयर रिमूवल भी हो जाता है, रिडक्शन जिसे आप कहते हैं, उसके अलावा लेज़र से काफ़ी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, फिर चाहे आपके फेस पर कोई स्पॉट हो या अदर थिंग्स। अब हम हेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने में, उसकी ब्यूटी को बिल्टअप करने में। तो एक व्यूअर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें पहले शामिल कर लेते हैं। विमला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी व्यूअर। विमला, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक बेसिकली मैम हेयर को लेकर है कि मेरे बाल बहुत पतले हैं और बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और डैंड्रफ भी हो जाता है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि हम यूजुअली मेकअप अगर अप्लाई करते हैं अपने स्किन पे तो इसकी वजह से रैशेस पड़ जाते हैं और कभी कभी हमारी स्किन निकलने लग जाती है। तो ऐसे में क्या करना? ऑटोमेटिकली पीलिंग होने लगती है। अच्छा, हाँ। मेकअप की वजह से इनको रैशेस होते हैं, पीलिंग होती है और हेयर पतले हैं, फॉल होता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको हेयर फॉल और डैंड्रफ और जो पतले बाल हैं, तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं किसी अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर। आप पहले उनसे सलाह लें और पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, उसमें क्या कमियां हैं, क्या चीज़ नहीं है, फिर आप चालू करें उसका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से। हेयर फॉल जो पतले हो रहे हैं वो समटाइम्स बहुत मतलब किसी न किसी चीज़ की कमी के कारण हो रहे हैं, जैसे कि DHT हार्मोन का इंक्रीज़ होना, या फिर आपने पार्लर ट्रीटमेंट्स में बहुत ज़्यादा अपनी हेयर स्ट्रेटनिंग या फिर जो आयरनिंग करते हैं लड़कियां आजकल, और हेयर ड्रायर रेगुलर इस्तेमाल करती हैं कि हम लेट हो रहे हैं। तो आप समय से पहले एक तो नहा कर निकलें और उसको हेयर वॉश को नेचुरल तरीके से अगर सुखाएं तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे पुराने ज़माने में होता था। आप हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं तो बालों में किसी भी चीज़ को हीटिंग इफेक्ट आप अपने फेस को भी देंगे तो वो भी डार्क हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। और आप इतना ज़्यादा हैवी आयरनिंग देते हैं, जो कॉइल्स होती हैं उसके अंदर, वो आपके बालों को थोड़ा तो डैमेज करती हैं। तो एक रेगुलर बेसिस पे आप हेयर ड्रायर इस्तेमाल बंद कर दीजिए। दूसरा, आपके डैंड्रफ जो हो रहा है तो आप हेयर ट्रीटमेंट इस्तेमाल करिए, जिसमें कैटाकेनाजोल लोशंस आते हैं वो अप्लाई करिए। पहले तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके कॉस्मेटोलॉजिस्ट से सलाह ज़रूर लीजिए उसके बाद ही। और दूसरा क्या बोलते हैं, किस रीज़न से हो रहे हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। और तीसरा चीज़ है कि आपके जो हेयर फॉल हैं, अगर आपका डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी तो हेयर फॉल ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाएगा। तो उसके लिए इलाज ही करवाइए, उसको समय से पहले दिखा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा हेयर फॉल होने के बाद फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो आपका ट्रांसप्लांट या फिर आप विग की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ क्या क्वेश्चन था इनका? फिलहाल 2 ही क्वेश्चन थे। मेकअप के बाद जो आपका रैशेज आ जाते हैं, तो मेकअप थोड़ा लाइट मेकअप कराइए, अच्छी जगह से कराइए, और ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि कहीं मेकअप उनके आउटडेटेड तो नहीं है। समटाइम्स हो जाते हैं, बुरा मत मानिएगा, पर हो जाते हैं कभी बार एक्सपायरी हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा ना हो। तो अच्छे पार्लर्स में जाइए, अच्छी जगह से करवाइए। और दूसरी चीज़, पहले सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र बेस में बनाइए। पहले मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, देन सनस्क्रीन लगाते हैं, एक बेस मजबूत करिए, उसके बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए सूखने दीजिए हवा में, थोड़ी देर फेस को एब्जॉर्ब होने दीजिए उस क्रीम को, मॉइस्चराइज़र को, सनस्क्रीन को। देन उसके ऊपर आप एप्लीकेशन करवाएंगे। अगर आपने प्रोडक्ट्स जो भी करवाते हैं, आपके स्किन को कुछ भी नहीं होगा। जब भी आप प्रोग्राम में रहें तो आप प्रोग्राम के बाद उसको मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करें, मेकअप रिमूव करके सोएं। ये नहीं कि उसको लगे रहने दें आप घंटों तक, 8 घंटे 10 घंटे से लगा हुआ है। दूसरा, जब भी आप मेकअप कराने के बाद थोड़ा सा धूप से बचें, क्योंकि आपके डायरेक्ट अगर आपने बेस में कुछ भी नहीं लगाया और आप धूप में जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा सनलाइट आपको इफेक्ट करेगी ज़्यादा स्किन पे। और हाँ, जब भी आप मेकअप रिमूव करें तो मॉइस्चराइजेशन जरूर लगा के सोएं उस रात पे। बिल्कुल, हाइड्रेट करना आपकी स्किन को ज़रूरी होता है। वो हाइड्रेशन के लिए आप इंटेक भी करते हैं, हमने बहुत बार सुना है कि पानी का इंटेक, और सर ने भी बताया। और अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन ड्राइनेस हो रही हो तो आप ओरल मॉइस्चराइजर टैबलेट्स भी आती हैं, 1-2 दिन भी अगर आप ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छी हो जाती है, पर वो पूछने के बाद ही लीजिएगा। बिल्कुल, तो कोई भी चीज़ बगैर डिस्कशन के, बगैर अपने जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे बात करके ही आप किसी भी चीज़ को फॉलो अप कीजिए। लेज़र के बारे में एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, कि अभी हमने जो बात की कि
में आप चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, कोई स्पॉट है, टैटू बना लिया है, उसको रिमूव कर देते हैं आप। लेकिन अगर जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें, कई चीज़ आपकी फेस में कुछ कम आपको लग रहा है, आपकी नोज़ छोटी है या आपको चीक्स आपके कम लग रहे हैं, आपकी जो बोन्स है वो आपको ठीक नहीं लग रही हैं, तो इसका क्या फिर सॉल्यूशन सर्जरीज ही होता है? नहीं, सर्जरी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, जो लोगों को पता भी नहीं होता। जैसे किसी के लिप शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा अपर लिप पतले हैं और लिपस्टिक तक नहीं लगा पाते लड़कियां, या फिर किसी की चिन छोटी हो गई है, या फिर गाल में डिप्रेशन। अभी मेरे पास एक बिफोर एंड आफ्टर बहुत अच्छा, पर मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, पूरा फेस डिप्रेशन में था। उसमें फिलर्स होते हैं। फिलर्स बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां हैं, मैं आज अच्छी तरीके से बताना चाहूँगा। फिलर्स मतलब होता है फिल कर देना, मतलब जैसे लिप्स पतले हैं तो उसमें लिप्स को मोटे किया जा सकता है। किसी की नाक अगर टेढ़ी है तो उसको सीधा किया जा सकता है, जैसा वो शेप में चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। डार्क सर्कल अगर किसी को बहुत ज़्यादा हो गए, जैसे एक्टर्स है या हीरोइन होते हैं या हीरो होते हैं, तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अगर डार्क सर्कल होते हैं, जैसे रात में सोने की आजकल की सबकी पद्धति लेट नाइट सोना हो गया है, तो डार्क सर्कल में हम फिलर्स कर सकते हैं, लिप में कर सकते हैं, चीक बोन में उठा सकते हैं। एजिंग के कारण चीक्स लटक जाते हैं, तो यहाँ पे हम फिलर्स कर सकते हैं, स्किन टाइट बना सकते हैं, डबल चिन रिडक्शन कर सकते हैं, तो ये फिलर काम करता है। बोटॉक्स एक ट्रीटमेंट कहलाता है जिसको स्किन पे लगाते हैं, जो स्किन में झुर्रियाँ, झाइयाँ, ये जो झाइयाँ नहीं, झुर्रियाँ जो आती हैं, जैसे स्माइल करते हैं तो क्रोफिट एरियाज में लाइनिंग्स आ जाती हैं, या पर हमारे माथे में जो लाइनिंग्स आ जाती हैं, हम उसको 7 दिन के अंदर गायब कर सकते हैं। इंजेक्शन लगता है 7 डेज़ के बाद, 6 मंथ तक वो लास्ट करता है। 6 मंथ तक बिल्कुल टाइट स्किन हो जाती है फेस की, तो आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स कहलाते हैं। और फिलर का काम है फिल करना। फिल मतलब जिस चीज़ में आपकी शेपिंग नहीं है उसको शेप अप कर देना। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम डिस्कस करेंगे आगे भी, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हुई है, साक्षी, बहुत स्वागत। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? डॉक्टर, मेरी स्किन इवन टोन नहीं रहती है, मतलब मैं धूप में अगर 2 घंटे के लिए भी जाती हूँ तो बहुत जल्दी स्किन का कलर डार्क दिखने लगता है। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि आप जब भी धूप में जाएं, अगर आपका वर्किंग वैसा है, धूप का है, या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या किसी भी चीज़ में बाहर आपका काम ज़्यादा रहता है, तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। बेस में मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन 50 SPF 30 SPF। आप किसी भी नज़दीक डॉक्टर से जाके पूछ लें कि आपकी ऑयली स्किन है या मिक्स्ड स्किन है या ड्राई स्किन है, उसके हिसाब से अलग अलग तरह की स्किन आते हैं और सनस्क्रीन आती है, क्योंकि गलत सनस्क्रीन इस्तेमाल करने से आपको एक्ने हो सकते हैं। तो आप सनस्क्रीन बेसिक इस्तेमाल करिए, 3-3 घंटे के अंतराल पे लगाइए, 9-12-3। 9 बजे लगाएंगी तो 12 बजे तक चलेगी, 12 बजे लगाएंगी 3 बजे तक चलेगी, 3 बजे लगाएंगी 6 बजे तक अपना सन प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं चाहते, आपको स्किन में क्रीम लगाना पसंद नहीं है, तो आप मॉइस्चराइज़र लगा के आप कम से कम दुपट्टे से या फिर अपने फेस को फिजिकल मतलब प्रोटेक्शन देना चाहिए। तीसरा, धूप में तो अच्छे पापड़ सूख जाते हैं, तो आपकी स्किन तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है। तो इनफैक्ट प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको प्रोटेक्ट करें। फिर जैसे सर ने बताया कि मॉइस्चराइज करें पहले अपनी स्किन को, उसके बाद आप उसके ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करें, और 9, 12 और 3 ये जो आवर्स हैं इसमें आप उसे दोबारा से अप्लाई करें, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। और डार्कनेस बढ़ रही हो तो उसके लिए नाइट क्रीम्स इस्तेमाल करें, अगर आपकी एज उस एज में पहुंच चुकी है तो, और नहीं तो फिर आप स्किन पीलिंग या फिर फर्दर ट्रीटमेंट्स में जाके, फेशियल्स में जाके करवा सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन चाहत होनी चाहिए उसे करने की। आगे बढ़ते हैं, हम हेयर्स को लेकर बात कर रहे हैं। हेयर इन दिनों बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है सभी का, और सभी चाहते हैं, तो कुछ बॉलनेट से सफ़र कर रहे होते हैं, कुछ हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, किन्हीं के बाल ख़त्म ही हो गए, अब उन्हें चारा भी नहीं है कि वापस लाना। तो इन तमाम चीज़ों के लिए डॉक्टर साहब आप किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं? मेरा तो मानना ये है कि सबसे पहले इंसान अगर अपने घरेलू नुस्खे बंद कर दे थोड़े दिनों के लिए, जैसे कि आपको कुछ भी अगर हुआ है तो डॉक्टर्स हैं, आप जाके सलाह लीजिए, उस चीज़ को रोक लेते हैं। सभी डॉक्टर्स सफल हैं इस चीज़ में। बट अगर आपने किसी चीज़ को एग्रेसिवली बढ़ा दिया है, ख़त्म कर दिया है, केवल प्याज का रस लगा के, घरेलू नुस्खे सही होते हैं, बट अगर आपकी समस्या जो है वो 1000 बाल पर डे में हो गई है, तो आपको उसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। तो आपको जाके दिखाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, सभी डॉक्टर्स हैं आपकी मदद के लिए, तो आप उनसे सलाह लेके करिए। पर इंसान क्या होता है कि जब हार्ट अटैक आता है तो वो डॉक्टर्स को भगवान मानता है, जब उसका दिमाग चलता है, पैर चलते हैं, तो वो उसको सोचता है नहीं ये तो साइड इफ़ेक्ट दे जाएगा। हर इंसान मुझसे पूछता है साइड इफ़ेक्ट, और जब उसको हार्ट अटैक आता है तो वो नहीं पूछता साइड इफ़ेक्ट, दवा कर दो बचा लो मुझे। तो दिमाग थोड़ा सा कम लगाना चाहिए हमें, और चीज़ों को अप्लाई करें, शुरुआती स्टेज में जाके हम अप्लाई करवाएं। दूसरा, PRP ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमारी बॉडी में ब्लड पाया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूगेट करके प्लाज्मा निकालते हैं, उसके इंजेक्शंस लगते हैं, आपके बाल उगना चालू हो जाते हैं दोबारा। मेंटेनेंस थेरेपी में भी काम होता है।
अगर आपके बाल बुरी तरीके से जा चुके हैं, शाइन आ चुकी है, चिकनापन आ चुका है माथे में, सर पे, तो फिर आप उसमें हेयर ट्रांसप्लांट में जा सकते हैं। सेफ़ तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पीछे के बाल निकाल के आगे लगा देते हैं। अगर वो भी आप नहीं चाहते हैं और स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर, मतलब ज़्यादा तरीके से पूरा बाल्डनेस पीछे तक आ सकी है, तो फिर आप विग में जा सकते हैं इमीडिएटली। जैसे किसी की शादी अगले महीने ही है, तो फिर इसमें बाल आने में कम से कम 4 से 6 महीने लगते हैं और आप विग की तरफ जा सकते हैं। विग ट्रीटमेंट होता है जो टेम्परेरी होता है। एक विग आप अपने घर में लगा सकते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन में टेपिंग चेंज कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है वीविंग, जो वीवर्स जो होते हैं वो करके देते हैं, 1 महीने तक लास्ट करता है, बालों के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है, तो आप वो करवा सकते हैं। तो बालों के लिए बहुत ट्रीटमेंट्स है, पर शुरुआती स्टेज में करें तो आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बिल्कुल अच्छा है कि अंत हो जाए और फिर उसके बाद आप इलाज ढूंढें, तो फिर अंततः यही होता है कि आप विक्स यूज़ करें। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही आप समझ जाएं कि अब मामला टेंशनिक हो चुका है, अब उसके बारे में आपको बात करनी चाहिए, तो डॉक्टर अभिजीत से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब वो आपको इनफैक्ट हर चीज़ के बारे में बताएंगे। मैं आगे बढ़ती हूँ सर। स्किन पीलिंग, इन दोनों लोग चाहते हैं कि ना केवल उनका फेस ग्लो करे, ना केवल उनके फेस पर फेयरनेस दिखे, बल्कि उनकी बॉडी पर भी फेयरनेस दिखे। और स्किन पीलिंग को लेकर भी कुछ तरह की बातें, हालांकि आई एम नॉट द एक्सपर्ट, आप बताएंगे इस बारे में। तो क्या स्किन पीलिंग क्या है, और लोग चाहते हैं उनकी पूरी बॉडी अगर फेयर दिखे, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स हैं? उसके लिए डिपेंड करता है सबकी स्किन टेक्सचर के ऊपर। सबसे पहली चीज़ बेसिकली, आप मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगा के स्किन पीलिंग के और कर लेते हैं। तो बहुत डेंजरस है, बिल्कुल मत जाइएगा, मेरी बिल्कुल सलाह मानिएगा। आप मुझसे फ्री में भी करवा सकते हैं, बट खुद से घर में ना करवाएं, नहीं तो वो आपकी स्किन को पूरी तरीके से हार्म कर सकता है। कई बार पेशेंट जल कर आए हैं अपने घर पे ही, तो इसलिए उस स्थिति पे ना पहुंचे, क्योंकि उसको संवारना सुधारना बहुत मुश्किल काम होता है, जिसमें लग जाते हैं सालों। तो सबसे पहली चीज़। दूसरा, हर स्किन के लिए अलग अलग पील्स होती है, एज वाइज होती है और स्किन टेक्सचर वाइज होती है। स्किन पीलिंग मतलब होता है कि जो आउटर लेयर्स होती हैं हम उसको एक्सफोलिएट कर देते हैं, निकाल देते हैं, चमड़ी निकलती है, और धीरे धीरे करके उसमें जो नई स्किन आती है हम उस पर प्रोटेक्शन देते हैं, और मोरल मॉइस्चराइज़र या फिर हम आउटर मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लगाते हैं, तो उसको प्रोटेक्टिव रखते हैं, तो वो स्किन एक शाइन और एक सुंदर बनी रहती है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा धूप में रख रहे हैं, जैसे लड़के हाफ टी शर्ट पहन के क्रिकेट खेल रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो हाथ काले हो जाते हैं, हैंड्स काले हो जाते हैं। अब उनको जल्दी ठीक होना है, तो स्किन लगाने, क्रीम लगाने से 6-7 महीने लगते हैं। तो उसे अगर स्किन एक्सफोलिएशन करते हैं, पीलिंग करते हैं, और वो भी अंडर द गाइडेंस, मतलब, तो फिर उसके बाद आपको सही मतलब ट्रीटमेंट मिल जाता है, वाइटनिंग आ जाती है। वाइटनिंग के लिए ग्लूटाथियोन टैबलेट्स भी आती हैं, जो डॉक्टर से पूछे बिना मत लिया करिए। तीसरा, स्किन इंजेक्शंस आते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस ग्लूटाथियोन के, वो डॉक्टर से पूछे बिना मत लीजिए। पर वाइटनिंग इतना ज़रूरी नहीं जितना ग्लो करना है, जितना प्रोटेक्टिव स्किन को। स्किन कलर डिफरेंशिएशन में मत जाइए। ब्लैक स्किन है तो इसका मतलब ये नहीं कि डार्क स्किन खराब होती है, या गोरा इंसान है तो वही सुंदर कहलाता है। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ बिपाशा बासु जैसी एक्ट्रेस सक्सेसफुल नहीं होती। स्किन इस समाज को स्किन कलरेशन के बीच में जो एक डिफरेंस बना रखा है कि अगर कोई डार्क लड़की है तो आप उससे बहू नहीं बनाएंगे, पर आप अपनी डार्क बेटी है तो उसको जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं। तो ये समाज को थोड़ा सा दूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के बीच में इतना भयानक रूप से सुंदरता का जो प्रभाव आया है, वो मुझे देख के डर लगता है कि अब सिर्फ समाज में सुंदरता ज़रूरी रह गई है क्या, इंसानियत से ज़्यादा। तो हमें उस चीज़ को संवारना चाहिए कि इंसानियत पहले, फिर सुंदरता, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें होनी चाहिए। बहुत अच्छी सोच है डॉक्टर साहब आपकी। मैं आगे, हमारे एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुनीता। बहुत स्वागत सुनीता, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। सुनीता, आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, लगता आवाज़ नहीं मिल रही है, हो सकता है वो दोबारा हमें कॉल करें। आपने डॉक्टर साहब बताया कि जिस तरह से हम कलर्स को लेकर भी बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं होता कि अगर आपका डल कलर है तो आप खूबसूरत नहीं हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और जिसके लिए एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ऑल ओवर द इंडिया डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट देते हैं, फिर वो चाहे वो ऑनलाइन अपने पेशेंट से बात करें या फिर आपको बुलाएं। बहुत तरीके हैं कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ तो आपको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है तो आप डॉक्टर साहब भी बात कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ डॉक्टर साहब। आपने बताया था कि किस तरह से जो फिलर्स का यूज़ आप डार्क सर्कल्स पर भी करते हैं, लेकिन कई बार जब हम आईज़ की बात करते हैं तो जाहिर है अनमोल तोहफा है, भगवान का दिया हुआ, लेकिन उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इस बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आंखों का मामला है और कितना सेफ है, किस तरह से आप उस प्रोसेस को करते हैं। और ये सिर्फ क्या डार्क सर्कल्स के लिए होता है, कई बार आई बैग्स भी आते हैं, कुछ मार्क्स पड़ जाते हैं लोगों को आईज़ पर, कई बार चोट के निशान होते हैं, तो इन सब के लिए भी क्या कोई ट्रीटमेंट करते हैं?
आई बैग्स जो हैं वो दूसरे तरीके से जाते हैं। आई बैग्स के लिए स्लिपिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, उसके लिए क्रीम्स आती हैं वो देते हैं। छोटे मोटे लेज़र्स होते हैं उससे भी जा सकते हैं, डर्मापेन डर्मारोलर से भी कर सकते हैं हम थोड़ा बहुत कम। पर आई बैग्स के लिए सबसे पहले अपनी बैड हैबिट्स होनी जो हैं वो सही होनी चाहिए। दूसरा किसी की स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ होती है तो फिर उसको दूसरे तरीके से हम टाइटनिंग करेंगे सर्जिकल प्रोसीजर से। चोट लगने के बाद अगर किसी को चोट होती है तो चोट का डिपेंड करता है, हर चीज़ देखने पर पता चलती है कि उसका ग्रूव कितना बड़ा है, मतलब वो कितनी मतलब चोट कितने ज़्यादा भयावह रूप से है, कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, हमारे जो फेस में अंडर आई डार्क सर्कल हैं हम उसको आँख में इंजेक्शन नहीं लगाते, आँख के नीचे लगाते हैं, बहुत दूर लगाते हैं आँख से, और सिर्फ हम उस जगह को फिल कर देते हैं तो वो चीज़ उठ जाती है और अपने को एक बराबर मतलब स्किन दिखने लग जाती है। तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं कि आँख में इंजेक्शन लग रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग अंडर आई है, अंडर मीन्स नीचे, क्योंकि हमारे यहाँ जो YouTube का चलन है हमारे देश में, हमारे दुनिया में ये चल रहा है कि लोग उससे ही सब कुछ सीख रहे हैं और उसी से ही सीखकर वो समझते हैं कि यथावत वैसी की वैसी चीज़ उनके साथ होगी अगर वो किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। तो यूट्यूबर्स जो होते हैं वो इतने एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, जो आपको एक्सपर्ट्स बताते हैं वो एक्सपर्ट एडवाइस होती है। हालांकि आप किसी तरह की भ्रांति में ना पड़ते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से ही बात किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ का मामला है या आपकी स्किन का मामला है, आपकी ब्यूटी का मामला है। हमारे साथ एक और व्यूअर जुड़े हुए हैं, हिमांशु बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार मैम, मैं शुभांशु बोल रहा हूँ भोपाल से। डॉक्टर साहब मुझे सवाल करना था बालों को लेकर। सर मेरे बाल बहुत ज्यादा हार्ड है और बहुत लंबे समय से है। मैंने कई सारे हेयर ट्रीटमेंट भी करवाए, तो तब जब तक ट्रीटमेंट करवाओ या पार्लर सैलून से करवाओ तब तक तो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी ली थी किसी के रिकमेंडेशन पे, पर वो भी वर्क नहीं किया। जब तब तक ही वर्क किया जब तक कि मैंने वो लेते रहा। वैसे कोई परमानेंट सॉल्यूशन है जिसके यूज से मैं इसको नॉर्मली सॉफ्ट रख पाऊँ? मैं आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, हार्डनेस मतलब सर के बालों में कैसी हार्डनेस महसूस करते हैं आप? घुंघराले बाल हैं क्या? सर बाल एक्चुअली इतने ज्यादा हार्ड हो जाते हैं कि उस पर कंघी भी नहीं हो पा रही है, वो तो, वैसे के वैसे ही है, हाँ, हल्के से घुंघराले हैं। आप क्या काम करते हैं? सर मैं एक्चुअली तो अभी कॉलेज में ही हूँ, कोई ज्यादा अभी जॉब नहीं है, जॉब ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, और आपके बाल घुंघराले नहीं है? हल्के से घुंघराले सर, जैसे मतलब पूरे कर्ली नहीं है, हाँ, थोड़े बहुत घुंघराले हैं, लंबे होने के बाद घूम जाते हैं वैसे वाले। अच्छा, तो आप उसके लिए सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करिए। सल्फेट फ्री शैम्पू आते हैं जो क्रीम बेस्ड नहीं होते, मतलब जेल बेस्ड होते हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रहेंगे। और दूसरा चीज़, आप अपने बालों में थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन के लिए तेल ऑयलिंग करते रहिए तो स्मूथनेस बनी रहेगी। तीसरा, आप केराटिन ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, तो केराटिन से थोड़ा सा नॉर्मल आपके धीरे धीरे करके चेंजेस आते जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी अपने ऊपर महसूस की है। देखिए खुद सर ने जो आपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने खुद जिस चीज़ के रिजल्ट देखे हैं उसी चीज़ को वो आपको एडवाइस कर रहे हैं। शुभांशु, मैं रेगुलर ऑयलिंग करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि रेगुलर ऑयलिंग करने से मेरे बालों में बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों पर डैंड्रफ से हो रहा है। नहीं, डैंड्रफ के लिए आपको ऑयलिंग रात में करनी है सुधांशु, आपको ऑयलिंग रात में करनी है, पर सुबह वॉश भी करना है। अगर आप उस चीज़ को लगे रहने देंगे और स्कैल्प को अच्छी तरीके से कम 2 मिनट तक मसाज किया करिए। स्कैल्प पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाता क्योंकि बालों में हाथ इतनी अच्छी तरीके से जाता नहीं और हम जल्दी करके निकाल आते हैं और वही ऑयल जमा होते धीरे धीरे और डैंड्रफ पैदा कर देता है। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया शुभांशु, मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिला होगा, सॉल्यूशन सल्फेट फ्री शैम्पू ज़रूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये तो इनफैक्ट केमिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आप सैलून में एडवाइस करते हैं, जो सैलून में काम करने वाले लोग होते हैं कि आप सल्फेट फ्री शैम्पू का यूज़ कीजिए जो केमिकल और एक जो बहुत बड़ी समस्या अभी मेरे सामने आ रही है कि हेयर कलर्स के ऊपर, हेयर कलर लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, फीमेल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मेल्स भी इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण हेयर फॉल बढ़ रहा है। तो सबसे पहले अमोनिया फ्री और पीपीटी फ्री हेयर कलर्स यूज़ करें। थोड़ा सा महंगे ब्रांड्स यूज़ करें, अच्छे यूज़ करें, बट उसके कारण लोगों में बहुत सारे एलोपेशिया या फिर हमें बहुत सारी चीज़ें, हेयर फॉल बहुत तेज़ी से आना चालू हो रहा है। तो उसके लिए आप अच्छा हेयर कलर इस्तेमाल करें, डॉक्टर से पूछ के करें। डॉक्टर्स ब्रांड के कुछ आते हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे तो आपके हेयर जो हैं बचे सेफ रहेंगे। इवन जो आपको एक कहीं भी कुछ भी अगर एडवर्टीज़मेंट आ रहा है आपने उठा के लगा लिया और आपके लिए बना है कि नहीं बना, तो ये चीज़ थोड़ा सा मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बच्चियाँ 3-4 बार 5-6 बार 23-24 साल में वो कलर कराती जाती हैं, हर महीने हर 2 महीने में चेंज करा रहे हैं, उसके कारण हेयर फॉल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।
तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। यही वजह है कि इन दिनों जो है आपकी लाइफस्टाइल आपको ये सब करने के लिए बोलती है कि कई बार ये होता है कि आप रूटीन में आप इन सब चीज़ों को नहीं अलाउड करते, तो जो दूसरों को देखकर भी मन होता है कि ठीक है आपने करवा लिया, लेकिन उस चीज़ को किस तरह से करना है, उनमें किन बातों का ध्यान रखना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी आप अपनी बॉडी के लिए एग्रेसिव कभी ना हो। सुंदर दिखने की चाहत में कुछ ऐसा मत करवा बैठिए कि आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए एक चुनौती हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि आपको अभी 10-20 साल नहीं जीना है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हम तो 40 साल में ही मरना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। 40 में आने के बाद वो 60 की चाहत बढ़ जाएगी, और 60 नहीं फिर उसके बाद 100 की भी चाहत बढ़ती है, कभी अपने दादाजी से पूछेगा। तो इसलिए उस चाहत को बरकरार रखने के लिए शुरू से मेंटेनेंस अपने आप को रखना चाहिए और हमें स्वस्थ रहना चाहिए और हमेशा। सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रखने में आपकी बड़ी भूमिका रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सॉल्यूशन देख रहे थे आप, और डॉक्टर अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां दी जो आज के ज़माने में आपको ब्यूटीफुल लुक्स दे सकती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।